हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में, जिसमें आपको ऊपर टॉपिक तो दिख ही रहा है। ठीक है, जिसमें इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 और 1.2 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इंट्रोडक्शन और उसके एग्जाम्पल। 1.2 में जो एग्जाम्पल्स है वो पढ़ने वाले हैं और इसका इंट्रोडक्शन पढ़ने वाला है। ठीक है, तो हम देरी न करते हुए आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, इस प्रश्नावली 1.2 से पहले हमें कुछ जो बातें हमने पढ़ी उसे हमें रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। जैसे पहला हमने क्या पढ़ा था, परिमेय संख्याओं के बारे में कुछ बातें पढ़ी थी। ठीक है, उसके बाद हमने अपरिमेय संख्याएं पढ़ी थी, उसके बाद हमने सभाज्य संख्याएं पढ़ी थी, भाज्य संख्याएं पढ़ी थी और अभाज्य संख्याएं पढ़ी थी। ठीक है, अब परिमेय संख्याएं क्या होगी, हमारे पास P/Q के रूप में जितनी संख्याएं होंगी वो क्या होंगी, परिमेय संख्याएं होंगी। ठीक है, मैंने आपको बताया था P और Q जो है, अगर ये अंश और हर के रूप में अगर हमारे पास आएंगे तो इस प्रकार की संख्याएं क्या बनेगी, परिमेय संख्या बनेगी, जहां पर Q जो है वो बराबर नहीं होगा 0 के। और इसके साथ साथ एक बात और बताई थी मैंने कि आपको ये जो P और Q रहेंगे ये अपने सरलतम रूप में रहेंगे। ठीक है, जैसे सरलतम रूप यानी कि आपके पास P की जगह मान लो 2 दिया है और Q की जगह 6 दिया है। क्या दिया है, अभी ये जो संख्याएं ये सरलतम रूप में नहीं है, अभी हम इनको और आगे विभाजित कर सकते हैं या फिर और सरलतम रूप में लिख सकते हैं। जैसे 2 एकम 2 और 2 तिया 6, तो हमारे पास अब जो संख्या आई है वो क्या आई है, 1/3। यानी कि हमारे पास जो परिमेय संख्या होगी उसमें P और Q जो है वो इस प्रकार से होंगे कि वो अपने सरलतम रूप में होंगे। और सरलतम रूप में होने के साथ साथ ये दोनों संख्याएं सह अभाज्य संख्या होगी। देखो 1 और 3 में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो क्या है, 1 ही आ रहा है। देखो 1 को हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, और 3 को क्या लिखेंगे, 1 गुणा 3 लिखेंगे। तो 1 और 1 के उभयनिष्ठ गुणनखंड में सिर्फ 1 कॉमन आ रहा है, इसलिए संख्याएं क्या होगी, सहअभाज्य संख्या होंगी। क्या होंगी, सहअभाज्य संख्याएं होंगी। ठीक है, अगर किसी ने भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याओं के बारे में नहीं पढ़ा है तो वो जाकर पिछली वीडियोस देखें, वहां पर मैंने आपको भाज्य और अभाज्य संख्याएं बताई है। फिर हमने पढ़ा था अपरिमेय संख्याएं। क्या पढ़ा था, अपरिमेय संख्याएं। अब ये अपरिमेय संख्याएं क्या होती है, ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, वो क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। जैसे कर्णी 2, कर्णी 3, कर्णी 5, कर्णी 7, ऐसे बहुत सारी संख्याएं होगी जिनको हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, ये क्या होंगी, अपरिमेय संख्या होंगी। तीसरी हमने भाज्य संख्याएं पढ़ी थी, ऐसी संख्याएं जिनके हम क्या कर सकते हैं, गुणनखंड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, गुणनखंड कर सकते हैं, या फिर उन संख्याओं को किसी दूसरी संख्या से विभाजित कर सकते हैं। खुद से तो विभाजित होगी, साथ में किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित होगी, तो वो संख्या क्या होगी, भाज्य संख्या होगी। चौथी हमने पढ़ी थी अभाज्य। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती है जिनके हम गुणनखंड नहीं कर सकते, गुणनखंड नहीं कर सकते हैं। ऐसी संख्याएं जिनके हम गुणनखंड नहीं कर सकते वो संख्या क्या होंगी, अभाज्य संख्या होंगी। उसके बाद हमने पढ़ा था सह अभाज्य संख्याएं। क्या पढ़ा था, सह अभाज्य संख्याएं। अब सहअभाज्य मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, ऐसी संख्याएं जिनका HCF कॉमन गुणनखंड जो है वो क्या होगा, HCF जो होगा वो 1 होगा। तो ऐसी संख्याएं जिसमें HCF 1 आ जाए वो संख्याएं क्या होंगी, सहअभाज्य संख्या होंगी। तो आप इन सबको नोट करें, इनसे ही रिलेटेड हमारे पास आगे क्वेश्चंस हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर हम किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे, अपरिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे और फिर अपरिमेय और परिमेय संख्या को जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे या फिर भाग करेंगे, तब हमें किस प्रकार की संख्याएं मिलेगी। ठीक है, तो जब हमें जो रिक्वायरमेंट है इस समय, जो हमें आगे जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हमें अपरिमेय और परिमेय को लेकर जो है सवालों में जरूरत है। तो हम अपरिमेय और परिमेय संख्याओं की बात करते हैं। मान लो मेरे पास एक परिमेय संख्या है, ठीक है, एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या। मैं अगर इन दोनों संख्याओं को जोड़ूंगा, ठीक है, तो मेरे पास उत्तर जो आएगा वो क्या होगा, देखते हैं। सपोज मेरे पास 2 है और इस 2 में मुझे कर्णी 2 को जोड़ना है, तो मेरे पास संख्या क्या आएगी बेटा, 2 धन कर्णी 2। अब ये जो पूरी संख्या 2 धन कर्णी 2 बनेगी ना, ये भी एक अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी, ये भी एक अपरिमेय संख्या होगी। अब अगला पॉइंट क्या है, अगर मेरे पास एक परिमेय संख्या है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, और एक अपरिमेय संख्या, और इन दोनों को अगर मैं क्या करूंगा, घटाऊंगा, इन दोनों का मैं अंतर निकालूंगा, तो देखो क्या आता है, 2 में से अगर मैं कर्णी 2 घटाऊंगा तो मेरे पास जो संख्या बनेगी वो 2 माइनस कर्णी 2 बनेगी। और ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। इसके बाद तीसरा,
अगर मैं एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणा करूंगा तब मुझे जो है उत्तर क्या मिलेगा, देखते हैं। 2 का गुणा अगर मैं करूंगा कर्णी 2 के साथ तो मेरे पास जो संख्या आएगी वो क्या आएगी, 2 कर्णी 2, और ये भी एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे चौथा, अगर मैं परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का भाग दूंगा तब क्या आएगी, देखो मेरे पास मान लो मेरे पास एक संख्या है, परिमेय संख्या 2 है, इसमें मैं कर्णी 2 का भाग दे रहा हूं तब भी मेरे पास एक अपरिमेय संख्या ही आने वाली है। तो ये हमें बहुत ही जो इसका यूज है हमारे पास है, बहुत है, ज्यादा नहीं यूज है लेकिन इसका यूज है हमारे पास। आगे क्वेश्चन हमें इन्हीं से समझना है, ठीक है। तो आप इसको नोट करें, उसके बाद हम आगे बढ़े। इसके बाद हमारे पास एक प्रमेय है, देखते हैं ये प्रमेय क्या बोल रही है। मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याएं हमें आना चाहिए, क्या होती है अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। क्या है, P एक अभाज्य संख्या है यदि P a वर्ग को विभाजित करती है तब यह a को भी विभाजित करेगी, ठीक है। इसको हम देखेंगे बहुत ही। मान लीजिए कि P एक अभाज्य संख्या है यदि P a वर्ग को विभाजित करती है। मान लो मेरे पास अब ये a वर्ग के रूप में कुछ संख्या है, ठीक है, और P हमारी क्या है, एक अभाज्य संख्या। देखो मेरे पास, मान लो मेरे पास एक संख्या है 6 का वर्ग, ठीक है। इसको मैं मान लेता हूं हमारे पास ये जो P है, P जो है ये आ गया, a वर्ग जो है वो क्या है 6 का वर्ग है, और P की जगह मान लो मैं 2 ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, 2 ले रहा हूं, जो एक अभाज्य संख्या। देखो मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या तो 2 एक अभाज्य संख्या है या नहीं है। अब यदि ये जो 2 है इस 6 के वर्ग को विभाजित करेगा, अब 6 का वर्ग क्या होता है 36 होता है, तो 36 जो है वो 2 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। यदि P a वर्ग को विभाजित करता है, ठीक है, यदि P जो है वो a वर्ग को विभाजित करता है तब यह a को भी विभाजित करेगा। और देखो यहां पर a वर्ग बटे, मैं यहां लिख देता हूं P, a वर्ग की जगह 6 वर्ग आया है और P की जगह 2 आया है। अब ये a वर्ग को P विभाजित कर रहा है, यहां पर 6 वर्ग को कौन विभाजित कर रहा है, 2 विभाजित कर रहा है, तब यह a को भी विभाजित करेगी। अब a का मान क्या बेटा, देखो यहां पर a का मान वर्ग हटा दो तो क्या बचेगा 6, तब ये 2 जो है किसको विभाजित करेगा, 6 को भी विभाजित करेगा, यानी वर्ग को भी विभाजित करेगा और साथ में 6 को भी विभाजित, जो संख्या हमें दी गई है जिसका हमने वर्ग करा है उसको भी विभाजित करेगा। तो इसी पर बेस्ड हमारे पास आगे प्रश्न है, तो आप इसको बहुत ही अच्छे से समझे। इसके हम और उदाहरण ले सकते हैं। मान लो मेरे पास एक संख्या है 3 का वर्ग, ठीक है, और एक अभाज्य संख्या है 3। अगर इस 3 के वर्ग को ये 3 विभाजित करेगा तब ये 3 को भी विभाजित करेगा। देखो 3 का वर्ग क्या होता है 9, 9 बटे 3 क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 3 9, तो ये विभाजित कर रहा है 3 किसको, 3 के वर्ग को, तब ये 3 को भी विभाजित करेगा। 3 को जिसका हमने वर्ग कर रहे हैं वो 3 से 3 को हम काट देंगे, कितना आ जाएगा 1, ये विभाजित हो गई संख्या, ठीक है। तो इस पर बेस्ड हमारे पास क्वेश्चंस है, तो आप इसको बहुत ही अच्छे से समझे इस टॉपिक को। अब इससे रिलेटेड हमारे पास एक प्रश्न है जिसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक मेथड है, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें विपरीत मानकर, एक समस्या दी गई है जिसको हम क्या करेंगे, विपरीत मानकर हल करने वाले हैं, ठीक है। विपरीत मानकर, जैसे मैंने आपको बोला कि कोई संख्या है जो अपरिमेय है, पहले से क्या है, अपरिमेय है, लेकिन इसका विपरीत क्या होगा, इसका विपरीत ये होगा कि हम उस संख्या को एक परिमेय संख्या मानकर हल करेंगे। क्या हल करेंगे, उस संख्या को हम एक परिमेय संख्या मानकर हल करेंगे। तो इस मेथड का नाम जो है वो है क्या है, विरोधोक्ति के द्वारा उपपत्ति। इसमें हम क्या करते हैं, विपरीत मानकर समस्या को हल करते हैं, ठीक है। हमने जो एक प्रमेय पढ़ी थी उससे रिलेटेड हमारे पास एक क्वेश्चन है, तो देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है। जो उदाहरण है हमारे पास, सिद्ध कीजिए कि कर्णी 2 एक अपरिमेय संख्या है। हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। देखो कर्णी 2 एक अपरिमेय संख्या ये हमें पता है, लेकिन इसे हमें सिद्ध करके बताना पड़ेगा कि आप प्रूफ दो हमें कि ये कैसे कर्णी 2 एक
अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए अभी हमने थोड़ी देर पहले एक जो प्रमेय पढ़ी थी उसका हमें यहाँ पर काम है, उससे हमें जो है सवाल को हल करना है। सबसे पहले तो मैंने अभी आपको विरोधोक्ति के द्वारा उत्पत्ति के बारे में बता दिया, जिसमें हम क्या करते हैं, विपरीत मानकर समस्या को हल करते हैं। तो जैसे हमें ये एक कर्णी 2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो इसका विपरीत क्या होगा, इसका विपरीत ये होगा कि मान लो कि माना कर्णी 2 एक परिमेय संख्या है, पर अपरिमेय का विपरीत क्या होगा, परिमेय तो होगा ना, परिमेय संख्या है। अब अगर ये कर्णी 2 एक परिमेय संख्या है तो इसको हम किस के रूप में लिख सकते हैं, P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, या फिर A बटे के रूप में लिख सकते हैं। आपकी बुक में हो सकता है A बटे B भी हो, तो हम यहाँ पर मैं P बटे Q ले रहा हूं। हम कर्णी 2 को किस रूप में लिख सकते हैं, P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। जहां पर देखो अब P बटे Q जो होगा वो अपने सरलतम रूप में होगा, और सरलतम रूप में इस प्रकार होगा कि इन दोनों का जो गुणनखंड होगा वो सिर्फ एक ही कॉमन आने वाला है। इस वजह से ये जो संख्याएं होगी क्या होंगी, सहभाज्य संख्या होंगी। तो मैं यहां लिख दूं जहां P तथा Q सहभाज्य है, और अगर ये सहभाज्य हैं तब HCF ऑफ P Q क्या होगा, एक होगा। क्या होगा, एक होगा। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, दोनों पक्षों का वर्ग कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, ये जो समीकरण 1 है ना हमारे पास, समीकरण नंबर 1, इसमें मैं क्या कर रहा हूं, दोनों पक्षों का जो है वर्ग करूंगा। या फिर हम पहले क्या करते हैं, इस Q का मैं गुणा कर लेता हूं कर्णी 2 के साथ, तो क्या हो जाएगा, Q गुणा कर्णी 2 बराबर P। ये आ गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब मैं समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या करूंगा, मैं वर्ग कर दूंगा। तो वर्ग करने पर क्या होगा, देखो ये जो Q है इसका वर्ग हो जाएगा Q वर्ग, और कर्णी 2 का वर्ग क्या होगा, 2 बराबर क्या आ जाएगा, P। अब मैं क्या करना हूं, P, अब P का भी वर्ग होगा तो क्या हो जाएगा, P वर्ग हो जाएगा। अब समझना है बात को, यहां पर मैं इस 2 को पक्षांतर करूंगा तो कहां जाएगा, ये P वर्ग के बटे में हर में आ जाएगा। ठीक है, तो Q वर्ग बराबर आ जाएगा P वर्ग बटे 2। और अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक प्रमेय पढ़ाई जिसमें यह बताया गया है कि अगर आप कोई संख्या ले रहे हो, अभाज्य संख्या, उसको वो अगर P वर्ग को विभाजित करेगा तब वो किसको विभाजित करेगा, P को भी विभाजित करेगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने समस्या जो है प्रमेय पढ़ी थी, अगर मैंने 6 वर्ग को 2 से विभाजित करा है तब ये 2 जो है 6 को भी विभाजित करेगा। तो ऐसे ही अगर ये 2 P वर्ग को विभाजित कर रहा है तब ये 2 P को भी विभाजित करेगा। तो हम लिखेंगे यदि 2 P वर्ग को विभाजित करता है तब यह P को भी विभाजित करेगा। और अब समझना है बात, ठीक है, अगर ये 2 जो है, यहां समझना है पहले, देखो अगर मान लो ये 2 जो है 6 वर्गों को विभाजित करेगा तो ये 6 को विभाजित करेगा, और 6 को विभाजित करने पर आपके पास एक संख्या आएगी 3, 2 एकम 2 और 2 तिया 6। ऐसे ही जब हम P को 2 से विभाजित करेंगे, इस P को 2 से भाग देंगे तब भी तो हमारे पास कुछ उत्तर आएगा। ठीक है, और वो उत्तर मान लो हमारे पास जो है उत्तर आने वाला, आप इसको नोट करें, इसके आगे हम सवाल और हल करने वाले हैं। ठीक है, समीकरण 1 में यहां पर लिख देता हूं Q वर्ग 2 Q वर्ग बराबर P वर्ग और ये क्या है हमारा समीकरण नंबर 1। अब देखो अभी मैंने आपको जहां छोड़ा था वहां से हम चलते हैं वापस से। अगर P वर्ग को 2 विभाजित कर रहा है तो ये 2 जो है P को विभाजित करेगा। तो P को अगर विभाजित करेगा तो P बटे 2 के बराबर हमारे पास कुछ संख्या आएगी। वो संख्या क्या आएगी, मान लो मैंने P को 2 से विभाजित करा तो कुछ उत्तर आएगा ना, और वो उत्तर कुछ संख्या होगी। अब वो संख्या मान ली है मैंने, क्या मान ली है, C मान ली है, तो P बराबर आ जाएगा 2C। ये आ गया समीकरण नंबर 2। इसके बाद अब देखो P का मान आ गया ना हमारे पास। P का मान क्या आया है, P का मान हमारे पास आ गया 2C। अब इस P के मान को मैं कहां रख दूंगा, P वर्ग में रख दूंगा। कहां पर रख दूंगा, P वर्ग में। तो क्या आ जाएगा 2
क्यू वर्ग बराबर आ जाएगा 2c का वर्ग। देखो 2c आ जाएगा, p की जगह तो क्या हो जाएगा 2c वर्ग, 2q वर्ग बराबर आ जाएगा 2 का वर्ग क्या होगा 4 और c का वर्ग c वर्ग। ठीक है, अब क्या होगा बेटा, देखो इस 2q वर्ग को यही रहने देंगे और इस 4 का हम क्या कर लेंगे पक्षांतर कर लेंगे, तो ये कहाँ जाएगा भाग में आ जाएगा बराबर c वर्ग। अब देखो इस 2 को 2 से हम क्या करेंगे 4 को जो है भाग दे देंगे, विभाजित कर देंगे, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो क्या आ जाएगा q वर्ग बटे 2, क्या आ जाएगा q वर्ग बटे 2 बराबर c वर्ग। अब यहां देखना है, फिर से हमारे पास वही कंडीशन आ गई कि q वर्ग को 2 विभाजित कर रहा है, क्या कर रहा है q वर्ग को 2 विभाजित कर रहा है। अगर q वर्ग को 2 विभाजित करेगा तो ये 2 जो है किसको विभाजित करेगा q को भी विभाजित करेगा, तो यही बात हम लिखने वाले हैं। ठीक है, आप नोट करते रहें इसको। यदि 2 q वर्ग को विभाजित करता है तब यह q को भी विभाजित करेगा, तब ये क्या करेगा q को भी विभाजित करेगा। और अगर q को विभाजित करेगा, q में अगर हम इस 2 से भाग देंगे तो क्या होगा, कुछ संख्या आएगी कुछ उत्तर आएगा। तो मैं मान लेता हूं कि जब हमने q को 2 से भाग दिया, q को 2 से भाग दिया तो मेरे पास जो संख्या आएगी मान लो वो क्या मान लिया d मान लिया मैंने, क्या मान लिया है d, और ये आ गया हमारा समीकरण नंबर 3। तो देखो सॉरी ये समीकरण 3 नहीं है, इसके बाद q बराबर क्या आ जाएगा 2d। अब देखो यहां पर मेरे पास p के जो लिए गुणनखंड आए वो 2 गुणा c आए और q के लिए 2 गुणा d। अब समझना है P और Q जो आप उत्तर में आप सवाल में देखोगे, हमने सबसे शुरू में जो है माना था, क्या माना था कि हमारा जो P और Q है वो सहअभाज्य संख्या है। अगर वो दोनों सहअभाज्य संख्या है तो उनके गुणनखंड नहीं हो सकते, लेकिन यहां तो 2 गुणा C और 2 गुणा D आ रहा है। देखो ना एक कॉमन गुणनखंड आ रहा है, कौन, एक के अलावा 2 आ रहा है, तो ये क्या हुआ, यहां पर हमने जो है विपरीत माना था ना, स्टार्ट में हमने विपरीत माना था, एक अपरिमेय संख्या को क्या मान के हल किया था, एक परिमेय संख्या मान करके हल किया था। तो देखो यहां पर ये जो कंडीशन हमारे सामने बनी है कि जो p के गुणनखंड और q के गुणनखंड आए ये हमारे पास गलत आए। गलत से मतलब ये कि इस p और q के गुणनखंड 2 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि ये 2 जो है हमारे पास ये p और q दोनों जो है क्या है, ये सहअभाज्य संख्या है। तो हम यह लिखेंगे p तथा q का एक गुणनखंड 2 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, देखो क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जो p और q है वो क्या है, p और q सहअभाज्य हैं। क्या है, सहअभाज्य हैं, और अगर सहअभाज्य है तो एक के अलावा कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं आ सकता है। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने जो संख्या थी हमारी p बटे q वो एक परिमेय संख्या थी, जिसको हमने एक दूसरी संख्या जो परिमेय नहीं थी अपरिमेय थी उसको हमने मान लिया दोनों को बराबर। इस वजह से इस कारण से हमें जो है ये कंडीशन मिली है। ऐसा हुआ है तो अब हम इसके लिए क्या लिखेंगे, यह विरोधाभास, विरोधाभास समझते हो, विरोधाभास ये होगा कि हमने जो बात मानी है उसके विपरीत जो बात हमें ये समझ में आती है, ये हमें विपरीत जो है एहसास होता है, आभास होता है कि कर्ण 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हम यह विरोधाभास हमें इसलिए प्राप्त हुआ है क्योंकि हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना की है। क्या किया है, त्रुटिपूर्ण कल्पना, क्योंकि हमने एक त्रुटिपूर्ण यानी गलत, जिसमें कुछ न कुछ गलती है, क्या है गलती, हमने क्या करा है, एक त्रुटिपूर्ण कल्पना की है, त्रुटिपूर्ण कल्पना की है। क्या की है, हमने कल्पना की है, कैसी कल्पना कर ली है, त्रुटिपूर्ण, जिसमें कुछ गलती है, कि क्या त्रुटिपूर्ण कल्पना क्या की है कि कर्णी 2 एक अपरिमेय संख्या, सॉरी परिमेय संख्या है।
तो आखिरी में हम क्या लिखेंगे, ये सब लिखने के बाद हम लिखेंगे अतः हमें यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि कर्णी 2 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत ही आराम से और बहुत ही आपको आराम से इसको वीडियो को देखना है और समझना है, तब आपको ये जो है समझ में आएगा। बार बार वीडियो को देखेंगे तब, ठीक है। आ जाता है कर्णी 2 को अपरिमेय सिद्ध करने के बाद हमारे पास जो अगला उदाहरण है जिसमें हमें क्या करना है, दर्शाइए 5 माइनस कर्णी 3 एक अपरिमेय संख्या। हमें क्या सिद्ध करना है कि 5 माइनस कर्णी 3 एक अपरिमेय संख्या। तो इसके लिए हमें देखो, जितना हमने पिछले कर्णी 2 के लिए लिखा था उतना हमें नहीं लिखना। अब इसमें हमें जो है थोड़ी कम बातें जो है लिखनी, और ये सवाल थोड़ा छोटा होगा। उस कर्णी 2 के बराबर जो सवाल है उसका हल क्या है, उतना बड़ा नहीं होगा, ठीक है। अब घबराना नहीं है। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना, जैसे हम मानना वही है जैसे हम कर्णी 2 को विपरीत जो है मानकर हल कर रहे थे विरोधोक्ति के द्वारा, वैसे ही हमें क्या करना है, 5 माइनस कर्णी 3 को भी एक अपरिमेय संख्या मानना। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले और बताया वीडियो में कि अगर हम एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को घटाएंगे तो हमें एक अपरिमेय संख्या मिलने वाली है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मानेंगे विपरीत। माना 5 माइनस कर्णी 3 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसी संख्या है अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अगर ये एक अपरिमेय संख्या है तो इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, P बटे Q के रूप में। तो 5 माइनस कर्णी 3 बराबर क्या हो जाएगा, P बटे Q, ठीक है। अब यहां पर P और Q क्या होंगे, जहां P तथा Q क्या होंगे बेटा, P तथा Q जो है सहअभाज्य होंगे। क्या होंगी ये संख्या, कैसी होंगी, सहअभाज्य संख्याएं होंगी। सहअभाज्य है, अगर ये दोनों सहअभाज्य है तो इनका HCF कितना आ जाएगा, इन दोनों का HCF आ जाएगा P और Q का 1, ठीक है। अब देखो मैं क्या करूंगा, इस समीकरण को पुनर्व्यवस्थित करूंगा, यानी मैं फिर से इसको जो है सही से हल करूंगा, यानी सही से इसको बनाऊंगा। कैसे, मैं क्या करूंगा, जो कर्णी 3 वाली संख्या है उसके बराबर में सबको ले आऊंगा। कैसे, देखो मैं 5 को अपनी जगह रहने दूंगा, 5 यही है। मैं कर्णी 3 का पक्षांतर करूंगा, अभी ये ऋणात्मक है, पक्षांतर होने पर धनात्मक हो जाएगा। और P बटे Q जो है ये धनात्मक है, इसका पक्षांतर करने पर ये किस रूप में बदल जाएगा, ऋणात्मक में बदल जाएगा। तो 5 माइनस P बटे Q बराबर आ जाएगा कर्णी 3। मैंने कर्णी 3 को पक्षांतर किया, ऋण का था धन में बदल गया। P बटे Q जो है राइट साइड में था, लेफ्ट साइड में लेकर आया हूं मैं, तो धनात्मक था तो किस में बदल गया, ऋणात्मक में, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, हमें कुछ बातें जो है छोटी क्लासेस से भी लेना पड़ेगी। जब हम किन्हीं भी पूर्णांकों से कोई संख्याएं बनाते हैं, देखो कौन कौन यहाँ पर 5 भी एक पूर्णांक है, P भी और Q भी। 5 P तथा Q क्या है, पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है। और P बटे Q क्या है, हमारी एक परिमेय संख्या है। जब हम एक परिमेय संख्या में से दूसरी परिमेय संख्या को घटाते हैं, जैसे 5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। अब बोलोगे सर इसके बटे में कुछ नहीं है, जिसके बटे, जिस संख्या के बटे में कुछ नहीं होता है वहां क्या आता है, 1 आता है। तो 5 के बटे में 1 है और ये परिमेय संख्या P बटे Q है। तो जब हम एक परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को घटाते हैं तब हमें क्या मिलती है, एक परिमेय संख्या मिलती है। तो 5 P और Q क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक है, तब 5 माइनस P बटे Q क्या होगी, ये जो पूरी संख्या होगी ये क्या होगी, क्या होगी, ये एक परिमेय संख्या होगी। क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। और अगर ये संख्या एक परिमेय संख्या है, देखो लेफ्ट साइड जो है एक पूरा परिमेय संख्या है, तो राइट साइड भी क्या होगी, ये जो राइट साइड देखो ना, इस पूरी संख्या के बराबर में कौन है, कर्णी 3 है। तो जब ये संख्या जो है परिमेय है तो इसके सामने जो संख्या इसके बराबर में संख्या वो भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। तब कर्णी 3 भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन ये बात तो गलत है, ये बात जो है क्या है, गलत है कि कर्णी 3 क्या है, एक परिमेय संख्या नहीं है, ये एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने क्या किया, लिख तो दिया है लेकिन जो बात लिखी है वो क्या है, त्रुटिपूर्ण है, जो एक गलत बात है। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम यहां पर, परंतु इस कथन का विरोधाभास प्राप्त होता है कि कर्णी 3 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है।
अब देखो किन्हीं भी अगर कर्णी 3 एक अपरिमेय संख्या है तो हमें जो संख्या दी गई है वो भी क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी ना। हमने अभी पढ़ा था कि एक परिमेय संख्या में से अगर हम एक अपरिमेय संख्या घटाएंगे तो हमें एक अपरिमेय संख्या ही मिलने वाली है। तो हम क्या लिखेंगे, परंतु इस कथन का विरोधाभास प्राप्त होता है कि कर्णी 3 एक अपरिमेय संख्या है, तब अतः 5 माइनस कर्णी 3 भी एक अपरिमेय संख्या है। ये हमने सिद्ध कर दिया। ठीक है, तो बहुत ही आसान से सवाल है। इन सवालों को हम बहुत आसान तरीके से हल कर सकते हैं। सिर्फ हमें क्या पता होना चाहिए कि हमें किस संख्या को कहां पक्षांतर करना है, P बटे Q क्या है, ये कर्णी 3 क्या है, ये संख्याएं क्या होंगी, ये हमें अगर पता है तो हम आसानी से इन सवालों को हल कर सकते हैं। अब अगला जो उदाहरण है उसे हम देखते हैं। हमें क्या बोला गया है, दर्शाइए कि 3 कर्णी 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या करेंगे, इस जो 3 कर्णी 2 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, विपरीत मानकर चलेंगे। हल हम लिखेंगे, माना 3 कर्णी 2 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अब अगर ये एक परिमेय संख्या है तो 3 कर्णी 2 जो है वो बराबर होगा P बटे Q के। किसके बराबर होगा, P बटे Q के। तो अगर P और Q क्या है, देखो यहां पर P बटे Q के रूप में अगर हमने मान लिया तो P तथा Q क्या होंगे, P तथा Q सहअभाज्य होगी। क्या होगी, सहअभाज्य है। और अगर ये दोनों सहअभाज्य हैं तो इन दोनों का HCF क्या होगा, HCF ऑफ PQ क्या आएगा, 1 आने वाला है। अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण को पुनर्व्यवस्थित करेंगे। हमें सभी संख्याओं को किसके बराबर में लेकर आना है, कर्णी के अंदर जो संख्या है उसके बराबर। कर्णी के बराबर जो संख्या आएगी ना, देखो ये 3 जो है यहां से हट जाएगा, यहां से अगर हटेगा तो किसके पास जाएगा, अभी ये गुणे में है, पक्षांतर करेंगे तो Q से गुणा हो जाएगा, इसका ये भाग में आ जाएगा। किसके भाग में, P के। तो क्या आ जाएगा, कर्णी 2 बराबर आ जाएगा P बटे 3 Q। ठीक है, क्या आ जाएगा, कर्णी 2 बराबर P बटे 3 Q। अब देखो हम क्या लिखेंगे, यहाँ जो समान बात हमने जो पहले लिखी थी वही लिखना है हमें। P Q तथा 3 क्या है, पूर्णांक है। ये तीनों क्या है, पूर्णांक है। अगर ये तीनों पूर्णांक हैं तब P बटे 3 Q एक परिमेय संख्या होगी। क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। और अगर P बटे 3 Q एक परिमेय संख्या है तो इसके बराबर में जो संख्या है वो भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। तब कर्णी 2 भी एक परिमेय संख्या होगी। क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ठीक है, लेकिन इस कथन का जो विरोधाभास हमें प्राप्त होता है वो क्या होता है, क्या लिखेंगे हम, जो हमने पहले लिखा ना उसी प्रकार से, लेकिन या किंतु इस कथन का विरोधाभास प्राप्त होता है कि कर्णी 2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। और अगर कर्णी 2 एक अपरिमेय संख्या है तो अतः क्या होगा, अगर कर्णी 2 एक अपरिमेय संख्या है तो किसी भी अपरिमेय संख्या में अगर हम क्या करेंगे, किसी भी परिमेय संख्या गुणा करेंगे तो हमें जो संख्या मिलेगी वो कैसी मिलेगी, अपरिमेय ही मिलने वाली। तो हम क्या लिखेंगे, अतः 3 कर्णी 2 एक अपरिमेय संख्या है। बस ये आंसर आ गया है। तो हमारे आज जो है इस वीडियो में हमने सभी एग्जाम्पल जो है कवर किए हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारी एक्सरसाइज है 1.2 उसको पढ़ने वाले हैं। तो आप बहुत अच्छे से इस वीडियो को देखें, समझे